हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से संबंधित पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में। साथ में यह भी पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटती है। साथ में यह भी देख चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण सतह पर लंबवत पड़ती है तो किस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटती है। यानी इन सभी चीजों को पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, फिर सघन माध्यम से पुनः उसी माध्यम यानी विरल माध्यम में जाती है तो किस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटती है। यही हेडिंग है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम तथा पुनः सघन माध्यम से उसी माध्यम यानी विरल माध्यम में जाती है तब प्रकाश के अपवर्तन की घटना किस प्रकार से घटती है। इसे क्वेश्चन के तौर पर इस प्रकार से पूछ सकता है कि कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों को दर्शाएं। अपवर्तन के दो किरणों को दर्शाएं, यह क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है। यहाँ पे कांच की आयताकार सिल्ली क्या है? ये कांच है जो आयत के साइज का है, आयत के साइज का है और उसमें मोटाई है, उसी को बोलते हैं एक आयताकार कांच का सिल्ली। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका साइज कैसा है, तो आयत के साइज का है, इसमें थोड़ी सी क्या है, मोटाई है, तो इसे बोल सकते हैं कि एक आयताकार कांच का सिल्ली है ना। तो इसी में दिखाना है कि किस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटती है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब। तो सबसे पहले एक आयताकार कांच का सिल्ली लेना पड़ेगा। तो एक फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है ये मान लेते हैं ए बी सी डी, ये आयताकार कांच का सिल्ली है, यानी यह कांच है जिसका थिकनेस है यानी मोटाई है। तो इसका मतलब है कि इधर हो गया ये हवा हो गया, ये कांच हो गया, ये हवा हो गया। विरल माध्यम सघन माध्यम विरल माध्यम, विरल माध्यम सघन माध्यम विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है, फिर सघन माध्यम से उसी माध्यम यानी विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना किस प्रकार से घटेगी। सबसे पहले नाम लिख देते हैं, ये कौन सा माध्यम हो गया, ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम के रूप में क्या लिए हैं, हवा। सघन माध्यम के रूप में क्या लिए हैं, तो कांच। कौन सा कांच, जिसमें थिकनेस हो, मोटाई हो। ये विरल माध्यम के रूप में हवा। अब एक प्रकाश की किरण लेंगे जो विरल माध्यम से आती है और सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है। तो सबसे पहले एक प्रकाश की किरण लेते हैं। इस प्रकार से प्रकाश की किरण लिए हैं। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण। जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है इस बिंदु पर एक क्या खींचते हैं, तो अभिलंब खींचते हैं। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पे एक अभिलंब खींचेंगे। इस प्रकार से अभिलंब खींच दिए। ये जो आपतित किरण है ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसका मतलब है कि अपवर्तन के बाद ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। इसका मतलब है कि इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में,
लेकिन इस डायरेक्शन में ना जा करके वह अपने पथ से विचलित हो जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण। लेकिन यही किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये आपतित किरण का काम करेगा, आइए अपवर्तित किरण का काम करेगा। ठीक, इसका मतलब है कि ये किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। इसका मतलब ये किरण आ रही है इधर से तो इस बिंदु पर आएगी तो हो जाएगा आपतन बिंदु। तो यहाँ पे क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। यहाँ पे एक अभिलंब खींचेंगे। इस प्रकार से अभिलंब खींच दिए। अब यह जो किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसका मतलब है इसको जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं जाकर के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब से दूर चली जाती है, यानी इस प्रकार से चली जाती है, इस प्रकार से चली जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर चली जाएगी, दूर चली जाएगी। अब यहाँ पे नाम दे देते हैं P Q R S, P Q R S, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण है ना, ये अपवर्तित किरण। हालांकि ये जो अपवर्तित किरण है इसे निर्गत किरण भी कहते हैं, आगे हम लिखेंगे सारा चीज। ये हो गया अभिलंब, इसका नाम देते हैं एन एम, ये भी अभिलंब है एन डैश एम डैश, एन डैश एम डैश। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये हो गया आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये कोण बराबर ये कोण है एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये कोण बराबर ये कोण, यानी आर है तो ये भी आर होगा। ठीक, यानी ये आर होगा तो ये आपतन कोण भी है, ये आपतित किरण है तो आपतन कोण भी होगा, है ना। इसका मतलब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं कि ये जो आपतन कोण है पहला आपतन कोण है, आई फर्स्ट, ये आर है जो आर फर्स्ट है ना, यानी अपवर्तन कोण फर्स्ट। इसको मान लेते हैं ये हो गया आई टू, आई टू लिख सकते हैं आर वन, आर वन, क्योंकि एकांतर कोण से बराबर है। अब ये आई टू है तो ये क्या हो जाएगा आर टू हो जाएगा, आर टू। ये आर टू जो है इसे बोलते हैं निर्गत कोण, निर्गत, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण, आगे लिखाएंगे। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण, ये निर्गत कोण जो होते हैं ये आपतन कोण के बराबर होते हैं, यानी आई वन के बराबर होता है। ठीक, ये अब नाम दे देते हैं, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, ये हो गया निर्गत किरण, निर्गत निर्गत किरण, या हम बोल सकते हैं कि अपवर्तित किरण, अपवर्तित अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक, अब यहाँ पे ये जो निर्गत किरण है ये आपतित किरण है, इसके लंबवत दूरी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, जिसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल डी से, स्मॉल डी से पार्श्विक विस्थापन,
पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, ये हो गया अभिलंब। अभिलंब, ये भी हो गया अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब। ठीक, ये ऑप्शन कोण पहला, ये दूसरा ऑप्शन कोण है ना, ये निर्गत कोण। अब यहाँ पे जो जो हम किए हैं उसे हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिए हैं, ए बी सी डी एक आयताकार सिली लिए हैं कांच का, तो लिखते हैं माना 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 ए बी सी डी एक आयताकार कांच का, आयताकार कांच का सिल्ली है जो सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है, हवा विरल माध्यम है। अब माना कि आपतित किरण पी क्यू, आपतित किरण पी क्यू विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है, अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर चली जाती है। माना आपतित किरण पी क्यू, आपतित किरण पी क्यू विरल माध्यम से माना आपतित किरण, या लिखते हैं जब आपतित किरण पी क्यू विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण क्यू आर अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। और जब क्यू आर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब क्यू आर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण आर एस, अपवर्तित किरण आर एस अभिलंब से दूर चली जाती है। इसी किरण को निर्गत किरण भी कहते हैं, निर्गत किरण भी कहते हैं। यानी कौन सा किरण हो गया, निर्गत किरण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को
निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। यानी ये कौन सा कोण हो गया? निर्गत कोण, निर्गत कोण, निर्गत कोण। ठीक, ये हो गया निर्गत कोण। अब यहाँ पे दो पॉइंट है। पॉइंट यह है कि यह जो निर्गत किरण है, निर्गत किरण जो है ये आपतित किरण के हमेशा समांतर होती है, हमेशा समांतर होती है। पहला पॉइंट, निर्गत किरण जो है, ये जो निर्गत किरण है, ये निर्गत किरण है जो आपतित किरण के हमेशा क्या होते हैं? समांतर होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जो निर्गत कोण है, ये जो निर्गत कोण है ये किस कोण के बराबर होता है? तो आपतन कोण के बराबर होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि निर्गत कोण हमेशा हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। यानी दो पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे। आप फिगर बना के इन सारे चीजों को नीचे लिखेंगे, नोट में करके दो पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट यह है कि निर्गत किरण आपतित निर्गत किरण आपतित किरण के हमेशा समांतर होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि निर्गत कोण आपतन कोण के हमेशा बराबर होता है। निर्गत कोण आपतन कोण के हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन के बारे में। तो पार्श्विक विस्थापन किसे कहेंगे? पार्श्विक विस्थापन उसे कहेंगे कि निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसके बारे में 3-4 पॉइंट है, उसे भी हम देख लेते हैं। ये कौन सा माध्यम था? सघन माध्यम, कांच। अब यहां पे हेडिंग देंगे पार्श्विक विस्थापन। इस प्रकार से लिखेंगे पार्श्विक विस्थापन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटेरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार से हेडिंग देंगे और इसका परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा इस प्रकार से बनेगा कि निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब पार्श्विक विस्थापन से संबंधित कुछ पॉइंट है जिसे समझते हैं कि जो पार्श्विक विस्थापन है किस पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा। यहां पे ध्यान से देखिए, कांच का सिल्ली
जितना चौड़ाई होगा, जितना मोटाई होगा, पार्श्विक विस्थापन उतना ज्यादा होगा। यानी पार्श्विक विस्थापन कांच की मोटाई या कांच की चौड़ाई के समानुपाती होती है ना। जो पार्श्विक विस्थापन है कांच की मोटाई के समानुपाती होते हैं, पहला। दूसरा पॉइंट यह है कि आपतन कोण जितना ज्यादा होगा, आपतन कोण जितना ज्यादा होगा, पार्श्विक विस्थापन उतना ज्यादा होगा। आपतन कोण जितना कम होगा, पार्श्विक विस्थापन उतना कम होगा। इसका मतलब है कि पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण के समानुपाती होते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह है कि कांच का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, पार्श्विक विस्थापन उतना ज्यादा होगा। यानी सघन माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, पार्श्विक विस्थापन उतना ही ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट यह है कि आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा, पार्श्विक विस्थापन का मान उतना ही कम होगा। और आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा, पार्श्विक विस्थापन का मान उतना अधिक होगा। यानी पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से 4 पॉइंट को हम लिखेंगे। नोट में करके नीचे लिख लीजिए। पहला पॉइंट कि पार्श्विक विस्थापन कांच की मोटाई के समानुपाती होता है। कांच के मोटाई या कांच के चौड़ाई या मोटाई के समानुपाती होता है। यानी कांच के चौड़ाई, पार्श्विक विस्थापन कांच के चौड़ाई या मोटाई के समानुपाती होता है। यानी कांच का चौड़ाई बढ़ाएंगे तो पार्श्विक विस्थापन मान बढ़ेगा, अगर चौड़ाई या मोटाई घटाएंगे तो पार्श्विक विस्थापन का मान भी घटेगा। दूसरा पॉइंट। पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण के समानुपाती होता है। पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण के समानुपाती होता है। तीसरा, यानी आपतन कोण का मान घटेगा तो पार्श्विक विस्थापन भी घटेगा, आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो पार्श्विक विस्थापन का मान भी बढ़ेगा। तीसरा, पार्श्विक विस्थापन सघन माध्यम के अपवर्तनांक या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं, पार्श्विक विस्थापन अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। चौथा पॉइंट यह है कि पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था कांच के
कांच के आयताकार सिले में अपवर्तन की घटना या विरल माध्यम से सघन माध्यम, फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम और फिर सघन माध्यम से उसी माध्यम विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, तब किस प्रकार से प्रकाश या अपवर्तन की घटना घटती है। अगर हम सघन माध्यम से विरल माध्यम और विरल माध्यम से सघन माध्यम में ले जाएंगे तो इसी प्रकार का घटना घटेगा। तो ये था आज कांच के आयताकार सिले में अपवर्तन की घटना। उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।